नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में मैं संस्कृत से जुड़ी हुई बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। और संस्कृत से जुड़ी हुई सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों के लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों के पास करियर ऑप्शंस क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों को क्या क्या चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग देखिए कि करियर ऑप्शंस को अगर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करें तो एक कैटेगरी होगी टीचिंग की और एक होगा आदर्स। तो आदर्स में बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पे वो टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीचिंग के फील्ड में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों को क्या क्या चाहिए होती है। आपने शायद नाम सुना होगा DSSB का, जो दिल्ली गवर्नमेंट ये वैकेंसीज लाती है। और ये यूजुअली क्या होता है, KVS हो गए या फिर EMRS हो गए, इसके लिए पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। पर DSSB में क्या होता है, सिर्फ आपको दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो जगह है वहाँ पे ही पोस्टिंग आप लोगों को देगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो वैकेंसीज आती है ये बहुत लाभदायक होता है, ठीक है, जिसको कहीं और नहीं जाना होता है। और फिर है KVS और फिर है EMRS। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं DSSB के बारे में कि DSSB जो है इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं। और एक बात बता दूँ आप लोगों को, DSSB का वैकेंसी आ गए है TGT संस्कृत के लिए और शायद कल लास्ट डेट है फॉर्म फिल का। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसका जो पे स्केल है बहुत अच्छा है ना। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए होती है। तो DSSB का जो फुल फॉर्म है वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और इसके लिए जो TGT संस्कृत के जो पोस्ट निकलते हैं वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से निकलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को मेल फीमेल दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए होती है। पहला तो है BA ऑनर्स इन संस्कृत और BA विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अर्थात अगर संस्कृत में मेजर लेके आप लोगों ने BA की है, ठीक है, तो वो भी चलेगा। और अगर आप लोगों ने संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आप लोगों के ग्रेजुएशन में थी, तब भी क्या हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को मार्क्स चाहिए होगा 45%, ठीक है। एग्रीगेट मतलब हम लोग जो BA करते हैं वो 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन जब करते हैं वो 3 साल के होते हैं। तो 3 साल में आप लोगों को कितना परसेंट चाहिए होता है, कुल मिलाकर 45% चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट दिया गया है कि कुल मिलाकर आप लोगों को 45% चाहिए होता है। फिर है कि एक वहाँ पे स्टार मार्क देके एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल। तो हिंदी का नॉलेज होना वो एसेंशियल है। अगर आप हिंदी बोलना नहीं जानते हैं या फिर हिंदी में अगर आपकी थोड़ा सा भी पकड़ नहीं है तो शायद आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और वहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था कि हिंदी के नॉलेज ऑफ हिंदी किस बेसिस पे कहा है कि अगर आपने क्लास 8 तक हिंदी पढ़ा है तो आपको माना जाएगा कि आपके पास हिंदी की नॉलेज थोड़ा बहुत है, ठीक है। और ये देखिए पास में ही मैंने जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसका जो लिंक है मैंने यहाँ पे दिया गया है। तो इस लिंक में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन शायद अभी भी खुला है, कल तक शायद लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। और फिर क्या चाहिए कि शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड पेपर 2 फ्रॉम CBSE। तो CBSE जो कंडक्ट करती है, जो सीटेड कंडक्ट करती है, तो उसका जो पेपर 2 है TGT पोस्ट के लिए, TGT पोस्ट के लिए आप लोगों को पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है। पेपर 1 क्लियर करने से आप सिर्फ PRT के लिए एलिजिबल होंगे, TGT के लिए नहीं, ठीक है।
और टीजीटी के लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 आपको देना है, वो अगर पास करेंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और बीएड होना तो ज़रूरी है ही, बीएड चाहिए ही आप लोगों को। और देखिए एज लिमिट, ये वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वुमेंस के लिए ना हमेशा 10 इयर्स का वो रिलैक्सेशन रहता है, पर जो मेल होते हैं उनके लिए 32 इयर्स तक एज लिमिट है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 इयर्स मतलब 40 इयर्स तक मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है। और बाकी एसटी, एससी और ओबीसी के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे 5 इयर्स 3 इयर्स ऐसा रिलैक्सेशन है। ये आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा वो एडवर्टाइजमेंट। पर ये बेसिक क्वालिफिकेशन है जिसके होने से आप DSSB में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि KVS के लिए आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एक तो DSSB के लिए आप लोगों को 45% चाहिए होती है, पर KVS के लिए कितना चाहिए होता है ये देखिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी संस्कृत, एक तो KVS का फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन एग्रीगेट, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। तो आप देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बैचलर्स डिग्री जो आपने की है, संस्कृत में डिग्री की है, तो उसमें 50% मार्क्स चाहिए होती है, वहाँ पे 45 और यहाँ पे 50%। और ये एग्रीगेट है, मतलब तीनों साल मिला के आपको 50% चाहिए होता है। और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, मतलब ये इलेक्टिव हो या फिर मेजर लेके आपने संस्कृत पढ़ा है वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि तीनों साल संस्कृत आपका एज ए सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए फिर है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर देखिए पास इन द सीटेड पेपर 2 बाय सीबीएसई, तो सीबीएसई कंडक्ट किए हुए जो सीटेड पेपर है पेपर 2, तो वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और फिर देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए कि आप थोड़ा सा तो कुछ सिखा सके, है ना। मतलब लाइक कुछ तो आप लोग समझे, या फिर इंग्लिश में कुछ बोल देंगे कुछ भी नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एटलीस्ट आप समझ जाए इतना इंग्लिश भी आप लोगों को आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। और फिर है एज लिमिट, एज लिमिट क्या है, 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल सब के लिए। और वीमेंस के लिए 10 इयर्स तक रिलैक्सेशन है, ठीक है। वीमेंस के लिए रिलैक्सेशन कितना है, 10 इयर्स, मतलब एक मेल कैंडिडेट अगर 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं तो वुमेन कैंडिडेट के लिए और 10 इयर्स बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 45 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है वुमेन्स के लिए, और मैं सोचती हूँ ये बहुत एक बड़ा मतलब एक स्टेप है, क्योंकि वुमेन्स के लिए प्रॉब्लम्स बहुत होती है, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, फिर मतलब वो लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। तो इसीलिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए ठीक है, अच्छे हैं, है ना। फिर देखिए एक वैकेंसी आते हैं जो है EMRS का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का। ये रेसिडेंशियल स्कूल्स है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, स्कूल में आप लोगों को रहना पड़ेगा, है ना। तो ये जो टीजीटी संस्कृत का जो पोस्ट है ये 3rd लैंग्वेज का है, ये 2nd लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे आप लोगों को टीजीटी संस्कृत बोल के वहाँ पे दिया नहीं हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, तो आप लोगों को वहाँ पे दिया होगा 3rd लैंग्वेज जो है, वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होता है, यहाँ पे है कंसर्न लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, परसेंटेज नॉट मैंशनड। तो देखिए यहाँ पे ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जो EMRS का जो वैकेंसी है ना टीजीटी संस्कृत का, तो वहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, आप पास हो जाओ वही बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर पास हो गए, पास होने के बाद ही आप उस पोस्ट के लिए मतलब क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, एलिजिबल होते हैं। तो
जिन कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स नहीं हैं, है ना, या फिर 45% नहीं है, वो EMRS के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, EMRS में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो आपके जैसे आप थर्ड लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो संस्कृत सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के 3 साल होनी ज़रूरी है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है या फिर मेजर सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 3 साल। ठीक है, फिर देखिए, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट मीन्स CTET जो पेपर 2 है वो जो CBSE कंडक्ट कराते हैं, वो पास करना हर एक एग्ज़ाम में कंपलसरी है। ठीक है, और क्या, B.Ed डिग्री, B.Ed होना ज़रूरी है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप जाइए, उसके लिए ना B.Ed डिग्री बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तो हो गया CTET और दूसरा हो गया B.Ed, ये दोनों कंपलसरी है, होना ज़रूरी है ही। और फिर देखिए, एज रिलैक्सेशन नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ठीक है, मतलब 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 35 साल तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 10 ईयर्स फॉर वीमेन, तो 10 साल वीमेंस के लिए क्या है, रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स वो 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन फॉर ST, SC, OBC एंड अदर कैटेगरीज आर एप्लीकेबल। तो इन कैटेगरीज के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो डैट मीन्स जो चाहते हैं भविष्य में, वो मतलब टीचर बनना चाहते हैं, तो वो लोग इन तीनों जो जैसे KVS हो गए, EMRS हो गए, DSSS हो गए, ये लोग जो वैकेंसीज निकालते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, या फिर कर सकते हैं आप लोग अप्लाई, है ना। और EMRS के लिए तो परसेंटेज भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और एक बात बता दूँ मैं लास्ट, NVS, JNVS जो JNV कहते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि JNV में भी आप संस्कृत अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं बता दूं JNV में संस्कृत का पोस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बोल देते हैं कि NVS में भी करियर ऑप्शन है, पर NVS में संस्कृत का पोस्ट कोई भी पोस्ट है ही नहीं। तो अगर पोस्ट ही नहीं है तो आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो नवोदया में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, DSSS, KVS और EMRS में। तो आशा करती हूँ भविष्य में आने वाले जो जितने भी वैकेंसीज होंगे वहाँ पे आप लोग अप्लाई करेंगे। और यही बोल के मैं आज का जो ये वीडियो है ये समाप्त करती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।